हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि फाइनली हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी प्लेलिस्ट में रिएक्ट जेएस को। अब तक इसके पहले की जो दो वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के रिफ्रेशर्स के बारे में बात की, कुछ ऐसे की कॉन्सेप्ट जो आपको रिएक्ट जेएस सीखने से पहले जावास्क्रिप्ट के आने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले ही कवर कर ली है। तो ये जो प्रोसेस है, जो ट्रांजिशन है, बहुत ही स्मूथ होने वाला है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग रिएक्ट जेएस के थोड़ी थियोरेटिकल एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस है क्या, इसको क्यों यूज़ करते हैं और कब यूज़ करना चाहिए। एंड फाइनली हम लोग देख रहे होंगे कैसे एक रिएक्ट ऐप को सेटअप करते हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ हम लोग देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें और भी रहेंगी, जैसे एडवांटेजेस क्या हैं। तो वो सारे पॉइंट्स जो भी आपको भी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स हम लोग एक एक करके इन डेप्थ जैसे हम लोग कवर करते आ रहे हैं इस चैनल पे, बिल्कुल वैसे ही ईजीएस्ट वे में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो अब सबसे पहले इन सारी चीज़ों को अगर मैं साइड में रखूं, तो अगर मैं पहली बात करूं कि जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी वेबसाइट्स हैं, ये इतनी फास्ट क्यों हैं, इसके पीछे सीक्रेट क्या है। तो अगर आपको जवाब पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से इसका रीज़न क्या है। बट बहुत सारे रीजंस है वैसे तो, बट उसमें से एक और रीज़न भी हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन्स रिएक्ट का यूज़ हो रहा है। इसका मतलब रिएक्ट, जब भी अगर मैं नाम सुनता हूँ कि रिएक्ट जेएस से अगर कोई एक वेबसाइट बनी है, तो आपके मन में एक चीज़ सबसे पहले आनी चाहिए कि वो वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगी। तो रिएक्ट जेएस इज इक्वल्स टू फास्टेस्ट वेबसाइट, कुछ ऐसा कह सकते हैं। बट अब वो क्यों है, कैसे है, क्यों वो फास्ट काम कर रही है, वो सारी चीज़ें आपको अभी समय के साथ पता चलती जाएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं, जब रिएक्ट जेएस इतना इंपॉर्टेंट है और रिएक्ट जेएस इतना पावरफुल है, तो रिएक्ट जेएस है क्या। तो सबसे पहली लाइन जो लिखी हुई है कि इट्स अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूआई। अब रिएक्ट जेएस पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है क्योंकि वो। तो अब इसका यूज़ क्यों होता है, यूआई बिल्ड्स करने के लिए। अगर यूआई को अगर मैं सिंपल वे में बताऊं, तो इतना समझो केवल कि फ्रंट एंड बनाने के लिए रिएक्ट जेएस काम आ रहा है। रिएक्ट जेएस का बैकएंड से कोई भी लेना देना नहीं है, ना आप इसमें एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं, ना इसमें कोई भी बैकएंड का कोड आप लिख रहे होंगे। आप केवल फ्रंट एंड की चीज़ें सारी इसमें हैंडल कर रहे होंगे। तो रिएक्ट जेएस बेसिकली फ्रंट एंड बनाने के लिए काम आता है, इसलिए ये एक फ्रंट एंड डेवलपर्स का टूल है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। फिर क्या कह रहा है, बिल्ड फास्ट एंड इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस विथ ईज। मतलब कि बहुत ही स्मूथ, जो कि हम लोग अगर वर्क फ्लो देखें इसका, तो बहुत ही स्मूथ रहता है। एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांजिशन करना बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है और काफ़ी एफिशिएंटली चीज़ों को मैनेज करता है। कैसे करता है वो कोड में जब हम लोग चीज़ों को देखेंगे तो वहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें। बट फिलहाल आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि रिएक्ट जेएस क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अब इसकी अगर थोड़ी हिस्ट्री की बात करूं, तो इसको डेवलप किया था फेसबुक ने। मतलब जो फेसबुक के डेवलपर्स थे, उन लोगों ने 2013 के आसपास इस चीज़ को डेवलप की थी। तो रिएक्ट लेट्स यू डिस्क्राइब व्हाट यूआई शुड लुक लाइक। मतलब अब जाहिर सी बात है, देखो, ये तो अब बोलोगे कि आप बचकानी बातें कर रहे हो, कि अगर ये फ्रंट एंड टूल है तो जाहिर सी बात है ये बताएगा मुझे कि फ्रंट एंड में चीज़ें कैसे शो होनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ है। रिएक्ट एक फ्रेमवर्क नहीं है, एक लाइब्रेरी है। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत डिफरेंस होता है। तो इसलिए रिएक्ट जैसे एक लाइब्रेरी है। अगर आप लोग को नहीं पता है फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में डिफरेंस क्या है, तो बता देना, मैं इसके ऊपर भी एक प्रॉपर इन डेप्थ वीडियो ले आऊँगा। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को यहाँ अगर समझाने बैठूंगा तो थोड़ी वीडियो और ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो जो थोड़ा इंटरेस्टिंग कम हो सकती है। ठीक है भाई, तो रिएक्ट जेएस हम लोग को समझ में आ गया। अगर मैं एक मोटा माटा एक हिसाब बताऊं, अगर इस पर्टिकुलर स्लाइड को मैं अगर समराइज करूं, तो इतना सा कह सकते हैं कि रिएक्ट जेएस एक यूआई बिल्डिंग लाइब्रेरी है, मतलब फ्रंट एंड बनाने काम आता है। बहुत बढ़िया, और उसको डेवलप किया था फेसबुक ने। ठीक है, इतनी बात अगर आपको क्लियर है, बहुत बढ़िया। अभी तक बहुत चीज़ें बेहतर जा रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। ठीक है, अब आगे क्या। तो देखो, अब बात करते हैं प्रॉब्लम की। जो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम थी, अब ट्रेडिशनल प्रॉब्लम क्या थी। सबसे पहले जब शुरुआत में वेबसाइट्स बनती थी रिएक्ट के भी पहले, तो वो बेसिकली वही तीन चीज़ जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं अपने एक वेबसाइट के, जो कि है एच टी एम एल,
CSS और जावास्क्रिप्ट। इसके बिना तो पूरे वर्ल्ड में कोई भी वेबसाइट पॉसिबल ही नहीं है। तो बिल्कुल वो भी अपना उसी तरह पहले बनाते थे। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर एक यूआई में छोटा सा भी चेंज लाना है मुझे, तो उसमें होता क्या था, वो पेज रिलोड करता था। अब देखो, वो तो एक बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है उस चीज़ का, कि अगर मुझे कुछ चीज़ चेंज करनी है, मैं पेज रिलोड करूँगा। मतलब डॉम रिफ्रेश होता था अपने आप वापस से। अगर मैं फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ, पेज रिलोड होगा वापस से। तो इससे क्या होता था ना, इससे जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ख़राब होता था। अब आप खुद सोचिए, जैसे फेसबुक की अगर मैं बात करूँ, देखिए मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ दे रखा है। जब फेसबुक हम लोग बहुत पहले यूज़ करते थे, जैसे मैं तो बहुत पहले से यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग का पता नहीं, आप लोग अगर न्यू जनरेशन से तो आपने वो चीज़ें नहीं देखी होंगी। जैसे होता क्या था, फेसबुक पे मान लो मैंने किसी के पोस्ट पे कमेंट किया, पुराने अपने जो इसमें अमन भाई थे अपने, मान लो उन्होंने अपनी बहुत ही बढ़िया सी फोटो पोस्ट की सूचू के साथ। अब उस पे अगर मैं कमेंट करूं, तो अब मुझे करना क्या होता था, अगर मैं कमेंट कर दूं, अब मुझे अगर कमेंट देखना है उसकी पोस्ट पे नीचे, तो मुझे मेरी ही कमेंट देखने के लिए पहले पेज को रिलोड करना पड़ता था, तब वो नया डेटा लाके उसके अंदर शो करवाता था। अब ये कितना यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब कर रहा है, कि मतलब मैं पोस्ट कर रहा हूँ, पर वो पोस्ट होते हुए कब देख पाऊंगा, जब मैं उस पेज को रिलोड करूंगा। तो ये कितना एक्सपीरियंस ख़राब कर रहा है, कितना इनएफिशिएंट बना रहा है, और कभी कदा ये फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है यूज़र्स के लिए। तो इस वजह से फेसबुक के जो डेवलपर्स हैं, उनको लगा कि कुछ ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी जो इस चीज़ को सॉल्व करे। जैसे जैसे ऐप्स बड़े होते जाते थे, वैसे वैसे चीज़ों को मैनेज करना HTML CSS जावास्क्रिप्ट में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। इस वजह से भी रिएक्ट जेएस आया। अब उसकी सोल्यूशन देखते हैं भी हम लोग आगे। तो सोल्यूशन था रिएक्ट जेएस। इन सारी प्रॉब्लम्स जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करी, कि पहली चीज़ बहुत स्लो है, ठीक है। सेकंड चीज़, हर बार पेज रिलोड हो रहा है, ठीक है। थर्ड चीज़, जब बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा था तो वो मैनेजेबल नहीं हो रही थी। वो तीनों की तीनों प्रॉब्लम्स इस रिएक्ट जेएस ने इंट्रोड्यूस होने के बाद सब चीज़ ख़त्म कर दी। कैसे? पास्ट को कैसे बिल्ड किया? पास्ट, वहाँ रियल डॉम चेंज हो रहा था। रियल डॉम, बेसिकली डॉम आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अगर मैं इसको सरल भाषा में बताऊं कि डॉम होता क्या है, तो डॉम को आप सिंपल वे में ये समझ सकते हैं कि वो है एक HTML का पार्ट। मतलब अगर मैं डॉम बोल रहा हूँ, तो मैं किसी HTML के एलिमेंट को डिस्क्राइब करने चाह रहा हूँ। अगर मैं कह दूँ एक बटन है, तो वो भी किसका पार्ट है? एक डॉम का पार्ट है। एक H1 कह दूँ, तब भी वो किसका पार्ट है? डॉम का पार्ट है। क्योंकि आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ये सारी चीज़ें जो हम लोग क्यों यूज़ करते थे, किसी भी HTML एलिमेंट को टारगेट करने के लिए करते थे। तो बिल्कुल वही चीज़ है, डॉम मतलब HTML। तो अब जो नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट से जो हम लोग वेबसाइट बनाते थे, उसमें होता क्या था, कि अगर जो रियल डॉम है, उसमें अगर हल्का सा भी चेंज करना है मुझे, तो मुझे रिलोड करना पड़ेगा। तो रिएक्ट में क्या हुआ, कि उसने बोला हम रियल डॉम शो ही नहीं करेंगे, हम उसकी एक लाइट वेट कॉपी बना देंगे जिसको यूज़र देख रहा होगा, जिसको हम लोग कहेंगे वर्चुअल डॉम। तो जो भी चेंजेस करने हैं, वो वर्चुअल डॉम में चेंज करेगा। तो अब जब वर्चुअल डॉम में चीज़ें चेंज हो रही हैं, रियल डॉम में चीज़ें फिलहाल नहीं चेंज हो रही हैं, तो पेज तो रिलोड होने की कोई बात ही नहीं उठती है। और जब पेज रिलोड नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, एक वेबसाइट और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। थोड़ा एक जो यूज़र एक्सपीरियंस था वो भी अच्छा हो जाएगा। जब कोई भी चीज़ फास्ट है अगर, तो वो जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर कर देती है, ठीक है। तो इसने जो ये स्लो वाला जो पार्ट था, वो पार्ट तो इसने क्लियर कर दिया। सेकंड, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगा इस पूरे रिएक्ट सीरीज़ का। पूरी सीरीज़ का तो नहीं कहूँगा, बट अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है, तो आप रिएक्ट के कोड के स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। पूरा रिएक्ट का कोड एक कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पे बिल्ट है। कैसे? अब अगर मुझे पूरी वेबसाइट बनानी है, मैं कहूँगा एक ऐसे पार्ट जो पूरी वेबसाइट में रिपीट हो रहे हैं, उसको मैं एज अ कंपोनेंट डिक्लेयर कर दूंगा। अगर मैं देख रहा हूँ कि बटन्स, सेम बटन्स बहुत बार यूज़ हो रहे हैं, तो उसको मैं 10 बार बनाने से अच्छा मैं उसको एक बार बनाऊंगा, और एक बार बनाने के बाद उसको 10 जगह यूज़ कर लूँगा। बिल्कुल वही चीज़ है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब कोड में हम लोग समझेंगे, इसकी नेक्स्ट वीडियो बेसिकली कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पे ही होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर सेटअप करेंगे और अपना पहला कंपोनेंट भी बनाएंगे, तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो एक कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर मतलब जो चीज़ रिपीट हो रही है, उसको एक बार बनाओ
और उसको 10 जगह यूज़ कर लो, सिंपली फंक्शन की तरह, कि एक बार बनाया और 10 जगह मैंने वो फंक्शन को कॉल कर दिया, मुझे पूरा कोड नहीं लिखना पड़ा। एग्जैक्टली वही चीज़ है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। ठीक है। थर्ड पॉइंट, स्केलेबल एंड मेंटेनेबल। बहुत ही ईजी है इसको स्केल करना। फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत ही ईजीली आप फॉलो कर सकते हैं। लार्ज एप्लीकेशन हो या कितनी भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन क्यों ना हो, आप रिएक्ट जीएस के अंदर बिल्ड कर सकते हैं। और तो और काफ़ी ज़्यादा इजी है टू मेंटेन, और दोनों के लिए बहुत इजी है। देखो, डेवलपर के लिए भी बहुत इजी है और यूज़र के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है ये। डेवलपर्स को सारा कोड स्ट्रक्चर एक प्रॉपर फॉर्मेट में मिल जाता है कि अलग अलग जगह अलग अलग कोड रखे हुए हैं, जिससे वो समझने में और चीज़ों को चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। और यूज़र्स के लिए फ़ायदा बताऊं तो यूज़र को एक फास्ट वेबसाइट मिल जाती है जो उसका एक्सपीरियंस इंप्रूव कर रहा है। तो दोनों ही के लिए फ़ायदा है, कहें हम लोग डेवलपर्स की बात करें या यूज़र्स की बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है कब यूज़ करें रिएक्ट को। अब देखो, एक सिंपल सी बात कहूँगा, बहुत ही गहरी बात कहने जा रहा हूँ। क्या आप एक चींटी को मारने के लिए मशीन गन उठा के लेके आओगे? एक सिंपल सा सवाल है ये, क्या चींटी को मारने के लिए कोई भी एक मशीन गन लेके आएगा या नहीं लेके आएगा? तो जाहिर सी बात है, बोलोगे बिल्कुल, क्यों नहीं लाएंगे यार, क्यों ही लाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि लेके आएंगे तो आप, वही चीज़ है कि आप उसकी पावर का मिसयूज़ कर रहे हो, या उसकी पावर का असली जो स्वाद है वो आपको नहीं पता है। तो अगर आपको एक बेसिक सी वेबसाइट बनानी है, स्टैटिक वेबसाइट है, छोटे मोटे फंक्शनैलिटी है, तो मैं कहूँगा ट्रेडिशनल मेथड से ही जाना चाहिए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। कोई मतलब नहीं बनता है तब रिएक्ट यूज़ करने का। बट अगर कोई एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें डायनेमिकली चेंज हो रही हैं, बहुत सारे इंटरेक्टिव चीज़ों को ऐड करना है, और तो और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेबसाइट है जिसमें डैशबोर्ड है, चैट ऐप्स हैं, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो रिएक्ट ही उस केस में सबसे बेस्ट बाहर निकल के आता है, कि वही चीज़ को एक सबसे बेस्ट और ईजिएस्ट वे में हैंडल कर सकता है। देखो, मैंने नीचे लिखा भी है, रिएक्ट शाइन्स व्हेन योर यूआई चेंजेस फ्रीक्वेंटली। ठीक है, मतलब यूआई में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और नीड टू बी रीयूज्ड अक्रॉस मल्टीपल पेजेस और कंपोनेंट्स। मतलब अगर आपको एक चीज़ को बहुत बार यूज़ करना है, जैसे बटन की डिज़ाइन हर एक पेज में सेम होती है, अगर आपको बहुत बार यूज़ करना है तो आप एक जगह बनाएंगे, जैसे फंक्शन की तरह बना देंगे, और उसको 10 जगह फंक्शन को बस कॉल करना होगा, पूरा कोड भी नहीं लिखना होगा। ये सारी चीज़ें आपको रिएक्ट ही करके दे पाएगा, इसके अलावा और कोई नहीं। ठीक है। तो इसलिए जब आपकी वेबसाइट थोड़ी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट हो, जब एक डैशबोर्ड जैसी वेबसाइट हो या ई कॉमर्स वेबसाइट हो, उस केस में रिएक्ट जेएस आप यूज़ कर सकते हैं। एक सिंपल सी जो ब्लॉग वेबसाइट्स है, उसमें हम लोग रिएक्ट जेएस को नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें कोई भी मतलब नहीं है, उसकी रियल पावर का आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो। तो उसका फ़ायदा क्या है रिएक्ट जेएस का फिर? इसलिए जो बड़ी वेबसाइट्स होती है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात आगे बढ़ते हैं कि कोर आइडिया क्या है। अब देखो, कोर आइडिया हम लोग का मेनली कंपोनेंट्स के ही आसपास घूमता है। अब मैंने बताया कि जो भी रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो बहुत बार हम लोग देख रहे हैं, बहुत बार रिपीट हो रही हैं, उसको मैं एज अ कंपोनेंट डिक्लेयर कर दूंगा। देखो, इसको सोचे कैसे, लेगो हाउस जो बहुत ही हम लोग एक से बाद जोड़ जोड़ के एक पूरा बिल्ड करते हैं ब्लॉक को, बिल्कुल उसी की तरह अपनी एक जो कंपोनेंट है वो भी होते हैं। जैसे मान लो मैं एक कार बना रहा हूँ, टायर मैंने किसी और के पास से मंगाया, इंजन मैंने किसी और के पास से मंगाया, दरवाज़ा कोई और कंपनी बना रही है। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इन सारे लोगों से चीज़ें खरीद रहा हूँ और लाके एक साथ इसको बिल्ड कर दे रहा हूँ। रिएक्ट में भी बिल्कुल वैसे ही काम होता है। अब जो टायर्स हैं उसको एक कंपोनेंट मान लो, जो दरवाजे हैं उसको एक अलग कंपोनेंट मान लो, और जो इंजन है उसको एक अलग कंपोनेंट मान लो। इन सारी चीज़ों को जब मैं मर्ज कर देता हूँ तो मेरी कार रेडी हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट चलता है अपने रिएक्ट जेएस में भी। देखो, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, चलो एक वेबसाइट का एग्जाम्पल भी देखते हैं। मैं एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, इसमें हम लोग एक छोटी सी चीज़ देखते हैं। आपने ये वेबसाइट तो सुनी होगी, एयरबीएनबी। इस वेबसाइट के एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ कंपोनेंट हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती है। अब देखो, सबसे पहले मुझे एक छोटी छोटी चीज़ों का जवाब देते चलना। क्या पूरी वेबसाइट में नैव बार सेम होता है? अगर आपका जवाब हाँ है या ना है, ये सारी चीज़ें कमेंट्स में बताते रहो, या अगर कमेंट्स में नहीं भी बताना चाहते तो अपने आप को जवाब दो। ये चीज़ें आपको समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। हो सकता है ये थोड़ी सी बचकानी चीज़ें हो, बट ट्रस्ट मी, ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। तो क्या नैव बार पूरी वेबसाइट में सेम होता है या अलग अलग होता है?
तो बहुत से लोगों का जवाब होगा कि भैया कभी कदार अलग होता है, बट 90 to 95% ऑफ टाइम पूरी वेबसाइट में जो नैव बार होता है वो बिल्कुल सेम होता है, मतलब हर एक पेजेस में सेम नैव बार होते हैं। ठीक है, बिल्कुल होते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, अगर सब में सेम नैव बार है तो हर पेज में नैव बार का कोड लिखने की बजाय अगर मुझे एक छोटी सी लाइन लिखनी पड़ती और उससे वो पूरा कोड आ जाए तो कितना बेहतर होता। ये वाला काम रिएक्ट जेएस हम लोग को एक्चुअली में करने देता है। कैसे करने देता है, उसको हम लोग एज अ कंपोनेंट डिक्लेयर कर सकते हैं और जहां मैं चाहूँ वहां यूज कर सकता हूँ। एयरबीएनबी का सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो, ये जो कार्ड्स यहाँ हम लोग को शो हो रहे हैं, अब कार्ड्स में शो क्या हो रहा है कि देखो, एक तो पहले इमेज है, उसके ऊपर कुछ हल्का सा कुछ टैग दे दो, और ये लाइक का फीचर है, और इसके नीचे लिखा है कि कहाँ वो लोकेशन है और उसका प्राइसिंग क्या है। अब देखो, सबकी जो डिज़ाइन है वो सबकी सेम है। अब अगर मैं आपसे कहता कि इसको इतनी बार 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 डिज़ाइंस करो, तो देखो ये तो काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक काम हो जाता। और मैं बोलता हूँ एक पेज में यूज़ करना है, कोई दिक्कत नहीं थी, लूप चला के यूज़ कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर नेक्स्ट पेज में होता तो मुझे क्या करना पड़ता, मैं यहाँ से कोड कॉपी करता और नेक्स्ट HTML फाइल में, जावास्क्रिप्ट फाइल में सेम कोड को पेस्ट करता। बहुत लंबा सा कोड होता ये, कम से कम मान लो 20-25 लाइन का होता, अगर मैं टेलविंड का यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें होता क्या कि मैं बहुत बार चीज़ों को मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, और ये चीज़ें मेंटेनेबल भी नहीं है। कि अगर मुझे अब क्लाइंट ने कह दिया कि ये डिज़ाइन मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ये जो आपने जो ये बनाया है इसको थोड़ा रंग बिरंगा बना दो, अतरंगी क्लाइंट है अपना थोड़ा, ठीक है। तो अब मुझे करना क्या होता, अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट में करता तो मैं हर एक फाइल में जाता, हर एक फाइल में जाने के बाद हर एक चेंजेस करता, तो ये काम काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। अब ये क्या बोलता है, रिएक्ट क्या बोलता है कि एक सेंट्रलाइज जगह बना दो, मतलब एक जगह आप कोड कर दो, वो कोड को बस सिंपली कॉल कर देना, वो उसकी एज अ कॉपी वहां भेज देगा। फिलहाल के लिए कॉपी कह रहा हूँ, बट वो पूरा का पूरा कंपोनेंट जाता है। ठीक है, मतलब एक फाइल क्रिएट करेंगे सिर्फ पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए, इस पर्टिकुलर कार्ड के लिए एक फाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर स्टाइलिंग करेंगे और उसको भेजते चले जाएंगे। जहां जहां यूज़ करेंगे वहां वहां वो स्टाइलिंग आएगी। अब क्लाइंट कह दिया कि कुछ चीज़ चेंज कर दो, तो मुझे चेंज केवल उसी फाइल में करना होगा जहां मैंने उसको क्रिएट किया था, और उस फाइल में चेंज करने के बाद वो एंटायर वेबसाइट में वो ऑटोमेटिकली चेंजेस को अप्लाई कर देगा। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर आपको इसका थोड़ा भी आइडिया मिल रहा है तो आप अभी फिलहाल बहुत ही अच्छे लेवल पे चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। प्रॉपर जब कोड पे आएंगे तब आपको चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि क्या चीज़ हो रही है एग्जैक्टली में। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, तो एडवांटेज की बात करते हैं। तो देखो, एडवांटेज के ऊपर तो वैसे ही मैंने बहुत सारी चर्चा कर ली है। देखो, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, बट उस पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया भौंक रही है, कुत्ते भी भौंक लेंगे तो क्या ही दिक्कत है, उनका तो काम है भौंकना। ठीक है, चलो। तो एडवांटेज की अगर बात करें तो सबसे पहले था कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, कि कंपोनेंट बना दो और जहां यूज़ करना चाहो वहां यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्चुअल डॉम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिससे वेबसाइट हम लोग की बहुत फास्ट हो गई है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, मतलब एक ऐसा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, बहुत ही ईजी स्टेटमेंट्स है, जिससे आप लोग को जो आप रीड करेंगे जब रिएक्ट का कोड, जब थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको लगेगा कि आप बिल्कुल एक नॉर्मल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जैसे हम लोग इंग्लिश और हिंदी पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपको रिएक्ट के कोड भी लगने लग जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी सिंटेक्स है इसका। फोर्थ, स्केलेबल है और मेंटेनेबल है, इसके ऊपर हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और फिफ्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है। रेगुलर अपडेट्स, बहुत सारी लाइब्रेरीज, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, फ्री पेड हर एक पार्ट पे हैं, हर एक चीज़ पे हैं। तो जो मॉडर्न वेब डेवलपमेंट का जो पार्ट है उसमें रिएक्ट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए आपको रिएक्ट आना ही चाहिए। अगर आप सीरियस हैं तो इस पूरी प्लेलिस्ट को ख़त्म कर लेना। इस प्लेलिस्ट का ख़त्म करने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एक जॉब रेडी डेवलपर बन जाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अपना जो मेन और मुद्दे वाली चीज़ है, जो है रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप। अब देखो, रिएक्ट हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो रिएक्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है क्रिएट रिएक्ट ऐप करके उस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, वीट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस पूरी प्लेलिस्ट में हम लोग वीट का यूज़ कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वीट देखो एक फ्रंट एंड टूल है जो हम लोग को फ्रंट एंड और भी ज़्यादा फास्ट बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वीट का यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग सब देखते आ रहे हैं
तो जो भी चीज़ फास्ट और एफिशिएंट है हम लोग उसी चीज़ का यूज़ करेंगे। तो इसीलिए इस पूरी वीडियो में या इस पूरी प्लेलिस्ट में हम लोग वीट का ही यूज़ कर रहे होंगे। अब आप लोग ये मत सोचना कि क्रिएट रिएक्ट ऐप क्यों नहीं, वो तो रिएक्ट का ऑफिशियल वर्ड चीज़ है। अगर आपको उससे बनाना है आप उससे भी बना सकते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं होगा, बस सेटअप चेंज होता है। उसके अलावा जो कोड करने का तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सब सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपना प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए। देखो स्टेप्स कुछ लिखे हुए हैं कि कुछ कमांड रन करनी है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो अब देखो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएगी। वीट की बात कर रहे थे, तो मैं वीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आता हूँ। वीट मैंने लिख के सर्च किया, फर्स्ट वेबसाइट जो भी है इसको मैं ओपन कर लूँगा। देखो लिखा भी हुआ है, द बिल्ड टूल फॉर द वेब, वीट इज़ अ ब्लेजिंग फास्ट फ्रंट एंड बिल्ड टूल पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वेब एप्लीकेशन। मतलब वीट बेसिकली किस लिए काम आ रहा है, फ्रंट एंड को बिल्ड करने के लिए काम आ रहा है, ताकि फ्रंट एंड आपका और भी ज़्यादा फास्ट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं गाइड सेक्शन की तरफ। डेवलपर का बहुत ही अच्छा दोस्त, अगर आप एक अच्छा डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना अच्छे से आनी चाहिए। और उन लोगों के लिए जिनको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना नहीं आता है, तो उनके लिए हमारी वीडियो है। और उसके साथ साथ एक और भी अच्छा दोस्त है जिसका नाम है चैट जीपीटी। अगर आपको चैट जीपीटी भी ढंग से यूज़ करना आता है तो भी आप सारी चीज़ों को सीख और समझ सकते हैं। और अगर कहीं भी डाउट में अगर आप फंसते हैं तो मैं बैठा हूँ यहाँ, मुझे कहीं भी कनेक्ट कर लो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, या थ्रेड से कनेक्ट हो जाओ, जहाँ कनेक्ट होना चाहो वहाँ कनेक्ट हो जाओ। जितनी पॉसिबल हेल्प मेरे तरफ से हो पाएगी मैं करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर मैं हल्का सा स्क्रॉल करूँ तो ये बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है, जैसे वैनिला, व्यू, रिएक्ट, प्रीएक्ट। मतलब ये सिर्फ रिएक्ट के लिए नहीं, बहुत सारी फ्रंट एंड लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, बट अब बात करते हैं सेटअप कैसे करें, मेन मुद्दे पे जल्दी। तो देखो यही अपना मेन कमांड है। पहला कमांड npm create वीट एट द रेट लेटेस्ट, बहुत ही बेसिक कमांड। देखो यही सेम कमांड हम लोग ने अपनी स्लाइड में भी लिख रखा है। अब बात करते हैं यूज़ कैसे करें। तो देखो सबसे ईजिएस्ट तरीका बताता हूँ। सबसे पहले एक ब्लैंक फोल्डर क्रिएट कर लो जहाँ मन चाहो वहाँ, ये सबसे ईजिएस्ट वे बता रहा हूँ। एक दो तरीके और होते हैं जो हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, बट फिलहाल सबसे ईजिएस्ट और द मोस्ट यूज तरीका के ऊपर बात करने जा रहे हैं। एक ब्लैंक फोल्डर में क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, फटाक से हम लोग कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन किया, एक ब्लैंक फोल्डर बना। कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं कह देता हूँ रिएक्ट वन, एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो मतलब मैंने एक रिएक्ट वन नाम से एक फोल्डर बना लिया है। और कुछ नहीं, इसको बेसिकली मैं अपने वीएस कोड पे ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो मैं इसको उठाता हूँ और सीधा अपने वीएस कोड पे जाके पटक देता हूँ। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक काम किया। बोलेंगे भैया ये तो हलवा था, यही चीज़ तो हम लोग पहले भी करते थे। तो देखो हलवा ही है चीज़ें, बस दिक्कत ये है आप चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं या आप चीज़ों को आप समझना नहीं चाह रहे हैं। चीज़ें बहुत ईजी हैं, कोई भी टेंशन या लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने एक बेसिक सा फोल्डर बनाया, एम्प्टी फोल्डर था, इसलिए यहाँ कोई चीज़ शो भी नहीं हो रही है, और मैंने वीएस कोड में ओपन कर लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या, अब ये कमांड देखते हैं। कमांड है ये, तो कमांड हम लोग की रन होती है टर्मिनल पे। अब मुझे CMD लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने एक फोल्डर को ऑलरेडी ओपन कर रखा है। मैं चाहता हूँ इसके अंदर सेटअप हो, तो मेरे पास टर्मिनल ओपन करने का VS कोड में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, ये जो तीन डॉट्स दिख रहे हैं इस पर मैं क्लिक करूँ तो देखो यहाँ टर्मिनल दिख रहा है। टर्मिनल पे क्लिक करूँ, देखो यहाँ न्यू टर्मिनल लिख के आ रहा है। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो देखो अपना टर्मिनल यहाँ ओपन होके खुल गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ से काट देता हूँ। एक और तरीका क्या है, कंट्रोल प्लस बैकटिक। अब ये बैकटिक कौन सी खेत की चिड़िया है, देखो एस्केप की के जस्ट नीचे वाली की, उसको हम लोग बैकटिक कहते हैं। तो मैं कंट्रोल दबा के रखूंगा और बैकटिक मतलब एस्केप की के जस्ट नीचे वाली की को अगर मैं एक बार प्रेस कर दूं तो देखो मेरा टर्मिनल ऐसे भी शॉर्टकट तरीके से भी खुल रहा है। ठीक है, मतलब हम लोग को टर्मिनल ओपन करना तो आ गया। अब सिंपली ये कमांड को मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब पेस्ट करने के बाद अब देखो बहुत ही ध्यान से सुनना, अगर आपका ध्यान कहीं यहाँ वहाँ है तो बिल्कुल यहाँ ध्यान लेके आ जाओ। यहाँ इसके बाद दो तरीके होते हैं, या तो मैं स्पेस दे के कुछ नाम दे दूँ, मतलब कुछ नेम दे दूँ, या तो मैं कुछ भी ना दूँ। अब देखो होगा क्या, अगर मैं स्पेस दे के अभी नेम दे रहा हूँ, नेम की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, अपना नाम लिख सकता हूँ, कोड की पाठशाला लिख सकता हूँ,
और अगर आपने यहाँ तक वीडियो तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दो तब तक के लिए। चलो ठीक है। तो यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अब होगा क्या, अगर मैं नेम लिखता हूँ, कुछ भी नाम लिखता हूँ, तो क्या होगा, जो फोल्डर अभी हम लोग का ओपन है React 1 नाम से, उसके अंदर एक और नया फोल्डर क्रिएट होगा नेम नाम से, क्योंकि यहाँ मैंने फिलहाल नेम लिख रखा है। अगर मैं यहाँ कुछ और लिख दूँ, मैं लिख दूँ कोड की पाठशाला, तो यहाँ कोड की पाठशाला नाम से एक नया फोल्डर क्रिएट होगा और उसके अंदर पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। बट अगर मेरी मानो, तो मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट किया है, वो एक ब्लैंक फोल्डर ही है, तो उसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर इंस्टॉलेशन करने का क्या फ़ायदा। मैं चाहता हूँ कि जो नया ब्लैंक फोल्डर मैंने क्रिएट किया है उसी में सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाए। तो मैं नाम लिखने की बजाय वीट लेटेस्ट के बाद स्पेस दूंगा और डॉट लगा दूंगा। अब ये डॉट का मतलब क्या है, नेम की जगह मैं डॉट लगा रहा हूँ, मतलब कि जो फोल्डर खुला हुआ है उसी में सारा इंस्टॉलेशन पार्ट रन करवा दो। तो मैं सिंपली अगर एंटर कर दूं, तो एंटर करने के बाद वो कुछ सवाल जवाब करेगा हम लोग से कि ओके टू प्रोसीड। तो मैं वाई लिखता हूँ, यस बिल्कुल प्रोसीड करो। उसके बाद देखो, अब बोला सिलेक्ट योर फ्रेमवर्क। मैंने हम लोग ने बात की थी इतनी सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है, उसमें से हम लोग रिएक्ट को सिलेक्ट करेंगे और वेरिएंट में फिलहाल हम लोग जावास्क्रिप्ट के ऊपर सिलेक्ट करते हैं। आगे जाके अगर हम लोग को मौका मिले तो टाइप स्क्रिप्ट भी हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट पर सिलेक्ट किया। यूज़ रोल डाउन वीट। अब देखो ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, वीट अपना कुछ अपडेट्स ला रहा है, फिलहाल के लिए मैं नो करूँगा। और इंस्टॉल विथ npm एंड स्टार्ट नाउ, तो मैं येस कर देता हूँ। तो देखो वो सारे फोल्डर स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें अपने आप ही लेके आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज विद npm और ये सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली ही कर देने वाला है, हम लोग को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो इसने नोड मॉड्यूल्स वाले फोल्डर को भी इंक्लूड कर दिया है और इसने अपने आप ही सर्वर को स्टार्ट कर दिया। मुझे यहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये वीट का लेटेस्ट अपडेट है जिसमें आपको कोई भी चीज़ें अलग से रन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब मैं इस पर्टिकुलर यूआरएल को कंट्रोल प्लस क्लिक कर दूंगा, कंट्रोल दबा के रखा और इस लिंक पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो ये हम लोग को वेब ब्राउज़र पे जाके इसका आउटपुट दिखा देगा। तो हम लोग की वेबसाइट, एक जो बेसिक वेबसाइट है, वो यहाँ काम कर रही है। काउंट पे चेंज भी हो रही हैं सारी चीज़ें और बहुत ही परफेक्टली ये चीज़ काम कर रही है। तो इतना इजी था एक सेटअप करना, बस एक छोटी सी कमांड लिखी, उसके बाद जो भी वो टर्मिनल में सवाल जवाब पूछता आ रहा है, बस मैं उसका जवाब देता चला गया, उसने सेटअप करके ख़त्म कर दिया। तो सेटअप इतना इजी था। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे अपना पहला कंपोनेंट बनाएं और उसी के साथ साथ ये जो पूरा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है इसको एकदम डेप्थ में समझेंगे कि फोल्डर स्ट्रक्चर में होती क्या है चीज़ें, ये फोल्डर्स किस लिए काम आते हैं, कैसे इसको समझा जाए ताकि आपकी जर्नी और भी आसान हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं तो डिस्कॉर्ड पे आ जाइए, वहाँ हम लोग कनेक्ट करके चीज़ों को समझ सकते हैं। बात करेंगे, चर्चा करेंगे किस चीज़ के ऊपर आपको डाउट है, क्या है, सारे डाउट्स मैं वहाँ क्लियर करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो मिलता हूँ फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।